जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BPAG 174, जैसे कि आपने थंबनेल देखा है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का जो हम यहाँ पर आधार ले रहे हैं वो हम समझ रहे हैं कि जो आपके असाइनमेंट्स में क्वेश्चन आते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को। जो असाइनमेंट्स में क्वेश्चन आते हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा कट पेस्ट होता है इग्नू में। तो इन दोनों चीज़ों को आप ज़रूर से कवर करके जाइएगा। इसके अलावा मैंने इस चीज़ को कवर कराया है, सभी असाइनमेंट्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं उन सभी को मैंने कवर कराया है। हालांकि जो स्पेशल क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है यहाँ पर BPAG 174 में ज़्यादा नहीं बना पाया। हाँ, कुछ क्वेश्चन के ऊपर स्पेसिफिक वीडियो है, बाकी जो और क्वेश्चंस हैं वो मैंने यूनिट के माध्यम से कराए हैं। तो कंप्लीट आपका सिलेबस लगभग ये हो चुका है। 174 का जो BPAG 174 है इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आपने अभी तक अगर कोई भी वीडियो मिस की है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, क्योंकि ये सभी जो प्लेलिस्ट है जो महत्वपूर्ण यूनिट्स हैं वहाँ से ली गई हैं और महत्वपूर्ण यूनिट्स उन्हीं को माना जा रहा है यहाँ पर जो आपके असाइनमेंट्स रिलेटेड हैं, जहाँ से असाइनमेंट्स में क्वेश्चन आए हैं, जहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से जो क्वेश्चन हैं वो आए हैं। तो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सभी महत्वपूर्ण जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ ही जो आपका यूनिट्स हैं महत्वपूर्ण, उन सभी को मैंने कवर कराया है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि असाइनमेंट्स में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं महत्वपूर्ण हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं बताऊँगा कि कौन कौन से क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा भी चुका हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर स्टार्ट होती है बातचीत इसकी। चलिए, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें जो कि आपका प्रीवियस ईयर को जो असाइनमेंट्स है इसके बारे में। ठीक है, असाइनमेंट्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सतत विकास का अर्थ स्वरूप, सबसे पहली जो यूनिट मैंने बनाई थी उसके बारे में कंप्लीट इसकी नॉलेज मैंने आपको दी है, कंप्लीट इसकी जानकारी सतत विकास का अर्थ और स्वरूप बहुत अच्छे से पहली वीडियो में, जो BPAG 174 की पहली वीडियो आई थी उसी में है। उसके बाद खाद्य सुरक्षा पर भी हमने ऑलरेडी चर्चा की है। खाद्य सुरक्षा और सततता और विकास के बीच में क्या संबंध है, इनके बारे में हमने देखा था एक यूनिट में। सतत विकास के पर्यावरणीय घटक, देखिए पर्यावरण जो घटक हैं सतत विकास के, ये मुझे लगते हैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें जो पर्यावरणीय घटक है वो मुझे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी मिला है, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, और असाइनमेंट्स में तो आप ऑलरेडी देख ही रहे हो, असाइनमेंट्स में भी हैं। तो पर्यावरणीय घटक कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है, जो मैंने पर्यावरण, इसी वजह से मैंने पर्यावरण घटक पर जो स्पेशल वीडियो बनाई है क्वेश्चंस की, उसमें पर्यावरणीय घटक वाला जो क्वेश्चन है इसको रखा है। तो डिटेल में बताया गया है वहाँ पर, चीज़ों को ध्यान से उस वीडियो को बस आपको देख लेना है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो 1992 में हो, उसकी विशेषताएं हैं, उसकी विशेषताएं मैंने कराई हैं खुद, और पृथ्वी शिखर सम्मेलन पूरा कराया है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका बहुत बड़ा योगदान है। पर्यावरण सम्मेलन जो प्राकृतिक सम्मेलनों में से सबसे बड़ा सम्मेलन एक तरीके से इसको माना जा सकता है, या उसमें सबसे बड़े सम्मेलनों में से एक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसने दुनिया के सामने एक बड़े स्तर पर चीज़ों को सामने रखा, प्राकृतिक समस्याओं को सामने लाया, प्राकृतिक मुद्दों को सामने लेकर आया। तो 1992 में जो सम्मेलन हुआ ब्राज़ील में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। तो यहाँ से ये चीज़ें आप देख सकते हो, इसकी विशेषताएं में बहुत सारी चीज़ें हैं। UNFCCC का गठन हुआ था, ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस की हैं, वहाँ पर आप देख सकते हो जाकर। इसके बाद हरित प्रौद्योगिकी विशेषताएँ, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद जो हरित लेखा दृष्टिकोण है इसको मैंने डिस्कस नहीं किया। विकास की अवधारणा मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। सतत विकास के लक्ष्य बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने उसको डिस्कस कराया है। जो एक वीडियो है आपकी सतत विकास के लक्ष्य, उसमें मैंने जो ओरिजिनल वेबसाइट से जो 2030 के आधार पर लक्ष्य तय किए गए हैं, 17 लक्ष्य, उसको बहुत खूबसूरत तरीके से कवर कराया है और बहुत ही अच्छे से मैंने जो PDF है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। उसमें चीज़ें जो है बहुत क्लियरली लिखी हुई हैं। जल्दी से उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक बार उसको पढ़ लोगे तो कंप्लीट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, SDGs भी इनको बोलते हैं, जो सूचीबद्ध जो लक्ष्य हैं, सतत विकास के लक्ष्य, हम इन्हें SDG बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स।
तो ये 17 है, वहाँ पर 17 के 17 पीडीएफ में है। हालांकि 17 के 17 मैंने पीडीएफ में डिटेल में तो डिस्कस नहीं किए, लेकिन उनसे पहले बाकी की सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, किस तरीके से वो परिप्रेक्ष्य बना कि 17 गोल आए और किस तरीके से वो जो सबके हेडलाइन पढ़ी है किस किस क्षेत्र में है, बाकी पूरी डिटेल मैंने पीडीएफ में दी है बहुत अच्छे से, वहाँ पर आप देख सकते हो। वैश्विक सामूहिक धरोहर को बहुत अच्छे से समझाया है। उसके बाद सतत चयन शब्द का परीक्षण कीजिए, इसको मैंने डिस्कस नहीं किया। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये मैंने डिस्कस भी नहीं किया और मुझे नहीं लगता ये आपको करना चाहिए, क्योंकि एक टिप्पणी के करने के लिए इसमें 6 नंबर में आया है सिर्फ यहीं पर, ठीक है। जो मैंने इंपॉर्टेंट जो यूनिट्स कराए हैं वहाँ पर मुझे ये कहीं नहीं दिखा। इसी के अलावा जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिया है वहाँ पर मुझे कहीं नहीं दिखा। तो मैं नहीं कहूँगा आप उसको करिएगा, अगर आपको लगता है तो आप कर सकते हो, अगर आप कर लोगे तो, अगर आपके पास टाइम है तो बहुत अच्छा है, कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं आपको जो सजेस्ट करूँगा, बाकी ऊपर चीज़ें कि मैंने सभी जो बाकी ऊपर चीज़ें हैं वो सभी मैंने कवर कराई हैं। इसमें एक चीज़ है जो मैंने कवर नहीं कराई है और आपको करनी है खुद से। देखिए सतत चयन, इसको आप गूगल करके देखना है या आप ई ज्ञान कोश पर जाकर जो बुक है इग्नू की, वहाँ पर देखिए थोड़ा लेंदी मिलता है और लैंग्वेज भी थोड़ी हार्ड होती है। और मैं भी जो मैंने वीडियो बनाई हैं वो ज़्यादातर मैंने कोशिश की है कि जो इग्नू की बुक है उनसे ना पढ़ाकर आपको विभिन्न वेबसाइट्स पर जहाँ पर आसानी से चीज़ों को समझा जा सकता है, आसान भाषा का प्रयोग किया जाता है, ऐसी कंटेंट मैंने आपको वीडियो में दी हैं। बहुत कम जो है इग्नू की बुक्स का इस्तेमाल किया है, तो ठीक है। तो यहाँ पर जो 10th क्वेश्चन है वो सतत चयन शब्द का परीक्षण कीजिए। तो सतत चयन को आप थोड़ा सा इसके बारे में एक परिचय देख लीजिएगा इसका, क्योंकि मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है वो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी देखा है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है। देखिए सतत विकास का जब आप देखिए यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं अब। सतत विकास सामाजिक आर्थिक विकास का अभिन्न घटक है और सतत विकास के आर्थिक स्वरूप, देखिए जो क्वेश्चन आपके असाइनमेंट्स में है बिल्कुल सेम क्वेश्चन सतत विकास के अर्थ और स्वरूप को जब आप जान जाओगे, इसके दायरों को, इसके आयामों को जब जान जाओगे, आर्थिक विकास सामाजिक विकास सब तरह की चीज़ों को आप समझ सकते हो। तो ये ऑलरेडी करा दिया है। सतत विकास के पर्यावरणीय घटक बिल्कुल एज इट इज़ वहाँ पर भी आपको देखने को मिला था। तो मैं कहूँगा इसके लगभग 80% चांस हैं। इसको आप बहुत अच्छे से कीजिएगा, इसको मैंने बहुत अच्छे से कवर भी कराया, वहाँ से आप इसको बहुत जल्दी देख लीजिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो विकास और सततता की अवधारणाओं के बीच परस्पर संबंधों को उजागर, ये चीज़ें हमने ऑलरेडी की हुई हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन पर UNFCCC का गठन हुआ, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इसको बोलते हैं, UNFCCC हिंदी में इसका नाम है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन। 1992 में ये रियो डी जेनेरियो सम्मेलन जो हुआ था उसी की उपज है, तभी ये बना था। और जब हमने रियो डी जेनेरियो सम्मेलन को डिस्कस किया था, पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 में उसको डिस्कस किया था, तब इन चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। वहाँ पर आप उस वीडियो में इसको देख सकते हैं। खाद्य सुरक्षा, खाद्य इसको भी देखा है हमने ऑलरेडी। और हरित प्रौद्योगिकी की विशेषता मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ, ये हम कर चुके हैं। और इसमें मैंने उचित उदाहरण देते हुए वैकल्पिक संसाधन उपयोग के पर्यावरणीय लाभ, तो मुझे लगता है शायद मैंने इसको कराया है, मुझे कंफर्म नहीं है। अगर मैंने इसको नहीं कराया तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, इसको कर लीजिए। क्योंकि देखिए इसमें क्या है, उचित उदाहरण देते हुए वैकल्पिक संसाधन, यानी जो सतत विकास है उसका मेन मुद्दा है ये क्या, कि चीज़ों को जो संसाधन हम प्रयोग कर रहे हैं, वैकल्पिक संसाधन मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए वैकल्पिक संसाधन वो होते हैं जैसे हम कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली बनाने के, जी हाँ मेरे याद आ गया, मैंने इसको कराया है, ठीक है। तो जैसे मान लो कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली बनाने के लिए, तो वहाँ पर उसके स्थान पर हम अन्य विकल्प ढूंढ सकते हैं बिजली बनाने के लिए, जैसे पवन चक्की हुई या समुद्री लहरों के आधार पर, या हमें नई नई टेक्नोलॉजी ढूंढनी चाहिए जिससे कोयले को हम ना जलाएं या कोयला बचा रहे, कोयले का संरक्षण हो। तो ये हमारा सतत विकास होगा, क्योंकि कोयला ज़्यादा इस्तेमाल हम करते हैं तो ऐसे में कोयला की तो कमी आती ही आती है। साथ में जो कार्बन है कोयले में वो मुक्त होता है, कार्बन उत्सर्जन होता है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। तो ऐसे में स्थितियाँ ख़राब होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें ओजोन लेयर को ख़राब करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती हैं, पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ मेरे ये अच्छे से ध्यान आ गया है, मैंने इसको डिस्कस किया है और मैंने वहाँ पर भी यही वाला एग्जांपल आपको दिया था, तो वो आपको देख लेना है। सभी वीडियोस जब आप देखोगे तो हर चीज़ आपके सामने आ जाएगी। सतत विकास में निगमों की भूमिका, देखो निगम क्या होते हैं, निगम एक तरीके से संस्था यहाँ पर मुझे लगता है होगा, मैंने इसको कवर नहीं कराया, लेकिन ये स्पेशल क्वेश्चन बिल्कुल यही क्वेश्चन नहीं कराया, लेकिन जो चीज़ें मैंने कवर कराई हैं वहाँ से कवर किया जा सकता है।
अगर आप उनको देख लो, क्योंकि निगम से आप यहाँ पर लगा सकते हो जो चीज़, जो निगम, जो संस्थाएं इस क्षेत्र में काम करती हैं सतत विकास के क्षेत्र में, तो सतत विकास के क्षेत्र में बहुत से चीज़ें हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन के संबंध में चीज़ें हैं, UNFCCC है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, तो ये सब चीज़ें हैं, यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे जो संस्थाएं हैं वो, तो मुझे लगता है शायद इसी से संबंधित है। एक बार आप इसको देख लीजिएगा गूगल करके, बाकी अगर अलग चीज़ें हैं आप तो कवर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद जो मैंने आपको असाइनमेंट में दिखाया था और यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में भी इसके बारे में दिया गया है, सतत चयनों की प्रासंगिकता। तो सतत चयन, वहाँ पर मैंने जो शब्द था उसके बारे में था कि सतत चयन की व्याख्या कीजिए या उसके बारे में बताइए। यहाँ पर सतत चयनों की प्रासंगिकता है, यानी उनका क्या फ़ायदा है, अब वो मतलब अब भी उतने ही लाभकारी हैं या अब उनका लाभ जो है वो ख़त्म हो गया, वो किसी काम के नहीं रहे। इस चीज़ को आप इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, मैंने नहीं कराया, ठीक है। तो ये थी बातचीत आज की इस वीडियो के लिए। ये जो चीज़ें हैं जो मैंने करा दी हैं, इन सभी की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट हमारे पास है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप सीधे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको BPAG 174 कंप्लीट के नाम से एक जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी। वहाँ पर आप सभी चीज़ों को देख सकते हैं। ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं हैं, 30-40 मिनट की एक वीडियो है, उससे कम की भी बहुत सारी वीडियोस हैं, तो सभी को देख लीजिएगा पेपर से पहले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन पेपर के साथ, अगले सब्जेक्ट के साथ। इस सब्जेक्ट पर तो मैं आगे क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है। सो बेस्ट ऑफ लक आप फॉर योर एग्ज़ाम, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एग्ज़ाम देने के बाद आपसे एक रिक्वेस्ट है, एग्ज़ाम देने के बाद जिस तरीके से आपका एग्ज़ाम गया है, जो भी देखिए, जब तक आप चीज़ें हम तक नहीं पहुँचाएंगे, हम तक नहीं पहुँचेंगी। तो जिस तरीके से आपका एग्ज़ाम हुआ है जैसा, और जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं, जो यूनिट्स मैंने कराए हैं, उनके आधार पर कितने क्वेश्चन, कितना मैंने अच्छा कराया है, क्या मेरी कमी रही है, उन सब चीज़ों को आप कमेंट में आप बता सकते हो हमें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम तक पहुंचनी चाहिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा और हमें अपनी चीज़ों को सुधारने में, जो भी मेरा टीचिंग स्टाइल है अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। जो कंटेंट मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूँ, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर मैं सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चीज़ें जब आप हमें बताओगे तभी पता चलेंगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एग्ज़ाम देने के बाद हमें जिस जिस सब्जेक्ट मैंने कराया है कवर, और अगर आप उनको देख रहे हैं तो एग्ज़ाम के बाद हमें बताइएगा प्लीज़ कि आपका किस तरीके से एग्ज़ाम हुआ है, क्या क्वेश्चन जो हमने कराए थे वो आए हैं या नहीं आए, या जो हमने सिलेबस कवर कराया उनके आधार पर कुछ क्वेश्चन बने हैं या नहीं बने। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।